देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, चैप्टर नंबर 9 चलते हैं, धातु एवं धातु कर्म की बात करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक है। इसके बाद हम इसे समाप्त करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स का कुछ मेन पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त कर देंगे और इसके बाद इसी चीज का एमसीक्यू और वन लाइनर दोनों लाएंगे, तैयार रहेगा। तो देख लीजिए, वे तत्वों जो इलेक्ट्रॉनिक त्याग कर धनयान मतलब धनात्मक बनने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे ही धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं, याद रखिएगा। मान लीजिए ये आवर्त जो सारणी है, सारणी का अधिकांश जो भाग होते हैं घेरता है कौन? धातु। तत्व जो होते हैं, तत्व की बात हो रही है तो उसमें धातु की बात हम कर रहे हैं। दाएं कोने को छोड़कर सभी दूसरे तत्व जो होते हैं जैसे एस पी डी एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं वो धातु हैं। समझ गए? तो ये सब जो हैं धातु हैं, ये टोटल धातु हैं, मतलब इस वाले हिस्से में छोड़कर धातु और धातु को छोड़कर सब आते हैं आपके धातु में। आवर्त सारणी हम स्पेशल टॉपिक पढ़ाएंगे बाद में। आगे देखिए, धातुओं के भौतिक गुण की बात करते हैं। भौतिक गुण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ठोस अवस्था। कच्चा ताप पर मरकरी जिसे Hg से इंडिकेट करते हैं को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। मतलब मरकरी को छोड़कर, पावर को छोड़कर, मतलब पारा को छोड़कर, Hg को छोड़कर, ऐसे याद कर सकते हैं। और सुनिए, दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं धात्विक चमक। धात्विक चमक जो होते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो है शुद्ध अवस्था में धातुओं में धात्विक चमक होती है। मतलब शुद्धता के कारण धातुओं में धात्विक चमक आएगी। चमकता है ना, याद रखते होंगे, उसे ही धात्विक मेटेलिक लस्टर बोलिए, लस्टर ये सब बोलते हैं। धातुओं को पॉलिश किया जा सकता है, याद रखिए धातु को पॉलिश किया ही जाता है। तीसरे पॉइंट में देखेंगे कठोरता। कठोरता क्या है कि धातुएं जो है समानतः कठोर होती है, धातुएं हमेशा कठोर होती है। जैसे में सोडियम, पोटाशियम तथा कैल्शियम को छोड़कर, मतलब सोडियम को छोड़ दीजिए, Na को छोड़ दीजिए, पोटाशियम K से इंडिकेट करता है, K को छोड़ दीजिए, कैल्शियम CO को छोड़ दीजिए, कैल्शियम को Ca बोलते हैं। इसको छोड़कर सारे धातु कठोर होते हैं क्योंकि सोडियम को चाकू से काटा जाता है। चौथे पॉइंट में देखिए आघात वर्धता। आघात वर्धता मतलब होता है कि आघात करके, मार कर उसे ठीक किया जाता है। जैसे सोना चांदी है ना, उस पर प्रहार करके, आघात का मतलब प्रहार करिए, तोड़ के, जैसे स्टील को मार मार के, सोना को मार मार के गहने जेवर बनाए जाते हैं, है ना। चांदी को, सिल्वर को, है ना, जिसे Ag से इंडिकेट करते हैं और सोने को Au से करते हैं। पीट पीट कर कहिए, है ना। चलिए अब तन्यता की बात करें। तन्यता मतलब होता है तार की तरह होगा, पतला। धातु जो है पतले तार के रूप में खींची जा सकती है, मतलब तार के रूप में भी बनाते हैं। देखें चांदी का बनाया जाता है, या आप ये भी बोल सकते हैं सिल्वर हमारा इंपॉर्टेंट है ना, आप तांबे का तार, ये सब होता है। जिसमें सोना को ले लीजिए, सबसे अधिक तान्य धातु है सोना, सबसे ज्यादा पतला बनाया जा सकता है, लंबा खींचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 1 मिलीग्राम सोने के लगभग जो है 200 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये हो गया, 5वें हो गया। अब 6 यहाँ पे देखिए, 6वां इंपॉर्टेंट। 6 है कि उष्मा चालकता। उष्मा चालकता मतलब कि उष्मा पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं। ये सब जो है सबसे अच्छा चालक होते हैं उष्मा के लिए। मतलब धातु जो है उष्मा के अच्छा चालक होती है। तो कौन कौन, आप सिल्वर को एग्जाम्पल में लीजिए, कॉपर को ले लीजिए, सब धातु है क्योंकि उष्मा पर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे मरकरी देखिए, लेड जो है, लेड सीसा पीवी और मरकरी पारा, ये उष्मा का कुचालक है। उष्मा का ये उल्टा है, ये कुचालक है, चालक नहीं हो, कुचालक। सुचालक कुचालक, है ना। कंडक्टर बैड कंडक्टर सुने होंगे आप, है ना, याद रखेंगे। 7वें पॉइंट क्या है, विद्युत चालकता की बात करते हैं। विद्युत चालकता क्या है कि धातुएं विद्युत की भी सुचालक है। ये सुचालक रूप से है, कंडक्टर रूप से चलता है। जैसे सिल्वर विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, सिल्वर है, चांदी है तो अच्छा है, अब बिजली के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ध्वनिकता। ध्वनिकता धातु जो होती है, ध्वनि जिसमें आवाज निकलती हो, शोरगुल निकलती हो, है ना, नेचुरल
जो निकलता है, जैसे घंटी हो गए, सितार हो गए, इस तरह का लीजिए। तो देखिए धातु टकराने पर विशिष्ट धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है, जैसे उदाहरण है स्कूल की घंटी, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। तो घनत्व मतलब होता है कि जो घेरता हो जगह आपने जगह, जैसे सोडियम हो गए, पोटाशियम हो गए को छोड़कर, मतलब घनत्व सब धातु दिखेंगे आपको, लेकिन सोडियम और पोटाशियम को छोड़कर सभी धातुओं का घनत्व उच्च होगा। मतलब सोडियम का भी घनत्व है, पोटाशियम का भी है, लेकिन कम है। आगे चलेंगे, याद करने वाली पंक्ति आप याद कर सकते हैं। आगे चलेंगे, धातु ऑक्साइड की प्रकृति की बात करते हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति की बात करेंगे। इसमें क्या है कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्राकृतिक के होते हैं, क्षारीय रूप से होता है। लेकिन कुछ धातुएं ऑक्साइड जो है, जैसे जिंक ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड देख लीजिए, और एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसे Al2O3, जो अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाते हैं। ये जो हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, याद रखिएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उभयधर्मी मतलब दोनों में होंगे, क्षारीय और अम्ल दोनों में होंगे। तो जिंक और एल्युमिनियम एग्जाम्पल में सुनिए। और सुनिए, अधिकांश धातु जो है ऑक्साइड जल में अविलय होता है। अविलय मतलब अविलय हो जाते हैं, घुलते नहीं हैं। लेकिन जो जल में विलय होते हैं उससे या वे जो है क्षार कहलाते हैं। जो जल में विलय हो गया, जल में घुल गया, वो क्षार कहलाएंगे। और कुछ धातु ऑक्साइड जो है नहीं घुलते हैं जल में। क्षार जो है वे धातुएं हाइड्रो ऑक्साइड जो जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाते हैं। तो क्षारीय वेश बना जाते हैं, घुल जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में और ले लीजिए, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड जल से अभिक्रिया नहीं करते, जल के साथ नहीं घुल सकते, ये अविलय हैं। लेकिन क्षार वाले जितने भी होंगे, जैसे कि जल हो गए, जल में धातु में कुछ भी मिलाइए, जैसे सोडियम ऑक्साइड मिला दीजिए, पोटेशियम ऑक्साइड मिला दीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, है ना। चलिए, धातु की जल से अभिक्रिया करिए। तो धातु की जल से अभिक्रिया करिएगा तो इसमें धातु जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। सही बात है, धातु है और जल है, जल के साथ अभिक्रिया करिएगा तो धातु हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। तो इन दोनों के साथ करेगा हाइड्रोजन मतलब H2। तो अभिक्रिया करेंगे, जैसे 2Na सोडियम ले लीजिए और जल ले लीजिए, मिला दीजिए तो निकल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा और M2 निकल जाएगा। उसे 2K पोटेशियम ले लीजिए और 2H2O जल के साथ मिश्रण कीजिए, जल के साथ मिश्रण कीजिए 2KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे और हाइड्रोजन अलग निकल जाएंगे। और इसी तरह कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम को जल के साथ समीकरण कीजिए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएंगे और हाइड्रोजन आपका अलग हो जाएगा। यही है ना। चलिए, अब क्रिया की तीव्रता देखा जाए तो आप देख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्रम में घटती हुई है, मतलब घटती है। तो आप इसमें देख सकते हैं, पहले सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, फिर कैल्शियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, भाप की बात करेंगे। भाप से संबंधित जो अभिक्रियाएं हमारी होती है धातु में, उसकी बात करते हैं। तो एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं भाप से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। समझ गए। अब सोचिए, भाप के साथ मतलब उष्मा के साथ कहीं भाप ऊपर की ओर उठता है, जैसे धातु और भाप के साथ मिलाइए, भाप का मतलब H2OG, याद रखिएगा। ये धातु ऑक्साइड हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें भी हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम को ले लीजिए और भाप के साथ मिला दीजिए, H2O के साथ मिला दीजिएगा, H2A के साथ मिलाएगा तो एल्युमिनियम निकल जाएगा, है ना। भाप के साथ मिलेगा ना तो ऑक्साइड हो जाएगा, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा और ये आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। यही प्रक्रिया होते हैं। आप देख सकते हैं, लेड जो है, लेड, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड जल से अभिक्रिया नहीं कर सकता है, जल के साथ हो ही नहीं सकता है, ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे, धातु के गलनांक की बात करेंगे। तो धातु के गलनांक की बात करें तो सामान्यतः धातु के गलनांक उच्च होते हैं, जैसे गैलियम जिसे Ga से इंडिकेट करते हैं, सीजियम जिसे Cs से इंडिकेट करते हैं। ये सब धातु जो हैं, धातु के गलनांक कम होते हैं। धातु के गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं।
धातु के रासायनिक गुण की बात करेंगे। इसमें क्या है कि धातु जो है प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होता है, याद रखिएगा, नेचर में याद रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो है त्यागेगा तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। और याद क्या आता है, ये धातुएं जो होती है, ये जो धातुएं होती है जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर आदि जो है शीघ्रता से क्रिया करती है। मतलब अधातु, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, ऑक्सीजन अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है, क्लोरीन अधातु है, सल्फर अधातु है, ये सब शीघ्रता से काम करना चाहती है। धातु का स्वभाव क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और धनायन बनाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब प्लस में निकालेगा, पॉजिटिव में करेगा। अब थोड़ा सा देखिए धातु की जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन मिलाइएगा तो धातु ऑक्साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे धातु ऑक्साइड जो है क्षारीय प्राकृतिक के धातु होते हैं, ज्यादातर क्षारीय प्राकृतिक के आपको दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाते हैं, जिसे उभय धर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। क्या आप पढ़े थे? चलिए ये सब तो पढ़े थे। यहाँ पे और सुन लीजिए कि धातु को जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। तो धातु हाइड्रोक्साइड करेगा और हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, धातु और जल के साथ मिश्रण करेगा। जैसे हम सोडियम को ले लीजिए, जल के साथ मिश्रण करिएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा और जल मतलब H2 निकलेगा, मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं धातु अभाव के साथ ले सकते हैं। तो ये सब हम पढ़ते चल रहे हैं। अब यहाँ पे चलेंगे धातु यौगिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। धातु यौगिक चलेंगे, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो टॉपिक है, बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके, है ना। तो सुनिए, अब यहाँ पे मान लीजिए धातु एक तरफ है, यौगिक क्या है, और भी हैं, जैसे धातु यौगिक हैं, उसके उपयोग क्या हैं, ये सब होते हैं। तो जैसे मान लीजिए सोडियम का पता है उपयोग क्या होता है? बहुत सारे चीज में करते हैं हम लोग। मिश्र धातु बनाने में काम करते हैं, एंटी स्केलिंग कारक के रूप में काम करते हैं हम लोग। तो ये सब बहुत सारा है, लेकिन हम जो दिया है इसमें सुनिए। अब मेरा सोडियम की बात हो रही है, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है सोडियम का? 11। और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 23। कहीं कहीं 22.9 देता है, तो 23 के हिसाब से देता है। यह आवर्त सारणी जो होते हैं, आवर्त सारणी के समूह जो होते हैं, एक होते हैं। सोडियम का आवर्त सारणी 1, 3 और ब्लॉक क्या होते हैं? एस ब्लॉक में स्थित होता है। तो एस ब्लॉक में स्थित होता है आवर्त सारणी। जब हम पढ़ाएंगे। और इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है पता है? 1s2, मतलब 1s², 2s², 2p6, 3s1, ये सब होते हैं, याद रखना है। अब देखिए सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम का अगर यौगिक की बात करें तो सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ग्लोबल लवण की बात करें तो ग्लोबल लवण जो होता है Na2H4 0.10H2O होता है। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 0.5H2O होता है। अब देखिए माइक्रोकॉस्मिक लवण की बात करें तो माइक्रोकॉस्मिक लवण जो होते हैं Na, NH4, HPO4 0.4H2O होता है, ये होते हैं। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम जो होता है इसका परमाणु संख्या 12 है और द्रव्यमान संख्या जो है 24 है। यह आवर्त सारणी के समूह में 2, आवर्त सारणी 3 और इस ब्लॉक में स्थित होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s², 2s², 2p6 और 3s² होता है। अब मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम का जो यौगिक है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट में बदल जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट में बदल जाएगा, मैग्नीशियम एल्वा में बदल जाएगा और
ये जो लिखा है, क्या लिखा है, रुक जाइए, सोरिल सोमेंट में बदल जाएगा। अब इस सब का सूत्र बहुत ही हार्ड होता है, इसका स्पेशली मैं करवा दूंगा। अभी मुझे खत्म करना है क्योंकि अभी थोड़ा सा समय मेरे पास नहीं है। तो मैग्नीशियम का सुन लीजिए, बता भी देता हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को MgOH2 मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर लेते हैं। अब इसी में बात करते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का होता है Ca से इंडिकेट करते हैं। इसका परमाणु संख्या जो है 20 होता है, द्रव्यमान संख्या हमारा कैल्शियम का 40 होता है। अब आवर्त सारणी देखा जाए तो समूह 2 में है और आवर्त 4 में आपको कैल्शियम मिलेगा और इस ब्लॉक में ही स्थिति भी होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कैल्शियम का वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 होता है। ये आवर्त सारणी है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी जब पढ़ाऊंगा तो फन और कॉमेडी के साथ पढ़ाऊंगा, अवश्य पढ़ाऊंगा। देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्यूक लाइन, ये जो है कैल्शियम का हमारा यौगिक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या आप उसे बुझा चूना बोल सकते हैं, जिसे हम सूत्र में CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बोलिए, जिसे CaCO3 बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट को CaSO4.2H2 बोलते हैं। कैल्शियम का यौगिक है जिप्सम, जिसे CaSO4.2H2 बोलते हैं, जो कि जल युक्त रूप में पाया जाता है। जल के रूप में भी हम इसे पाते हैं। युक्त है, जल युक्त है, जल उसमें नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैल्शियम का ही यौगिक है, जिसमें हम CaSO4.1/2H2O बोलते हैं। याद रखिएगा, हाफ जल होते हैं। इस तरह से हम लोग खत्म करते हैं। धातु की सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं तो सक्रियता श्रेणी जो होता है एक्टिविटी वाला जो सेंस में होता है, जो एक्टिव रूप में हम बताते हैं। तो याद रखिएगा कि यह वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही में व्यवस्थित किया जाता है। धातुओं को इलेक्ट्रॉन त्यागने और उनकी अभिक्रियाशीलता की प्रकृति के आधार पर एक श्रृंखला में व्यवस्थित किया गया था, जिसे सक्रियता श्रेणी और धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। मुख्य विशेषता करें तो ये जो धातुएं हैं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील सक्रियता श्रेणी में ऊपर की धातुएं नीचे की धातुओं से अधिक क्रियाशील होते हैं। सक्रियता श्रेणी में जितना ऊपर धातु होगी वह उतना ही धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। धातु ऑक्साइड और तापीय अपघटन की बात करें, सक्रियता श्रेणी में कॉपर के नीचे उपस्थित धातुएं के ऑक्साइड या तापीय अपघटन पर धातु और ऑक्सीजन देते हैं। लेड जो है 2PbO और 2PbO लेड और ऑक्सीजन जो है O2 ये होते हैं। ये सब मैं पढ़ दे रहा हूं। आप देखिए, धातुओं के सक्रियता जो आरोही क्रम में जो एक्टिविटी है, जैसे अधिक क्रियाशील सबसे ऊपर की ओर देखा जाए और सबसे कम, तो सबसे कम वाले जो हैं आपको इधर दिखेंगे और सबसे अधिक वाले इधर। जैसे सोडियम, सबसे पहले आपको अधिक में देखा जाए क्रियाशील में एक्टिविटी में पोटेशियम को, K को रखिए, फिर सोडियम को रखिए, कैल्शियम को रखिए तीसरे नंबर पे। ये सब सबसे ऊपर वाले स्थान पे है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, आयरन मतलब Fe, एसिन, एसिन को क्या बोलते हैं थोड़ा कमेंट कर सकते हैं तो करिएगा, माइंड से स्किप है मेरा। और Pb पावर, Pb बोलता हूँ लेड, Hg जो होता है वो होता है मरकरी, है ना, तो Pb मतलब लेड। हाइड्रोजन आपका है, Q का भी कमेंट कर सकते हैं आप, Q को क्या बोलते हैं, थोड़े माइंड से स्किप है मेरा। Ag और आपका Au, ये सब जो है हमारा सोना हो गए। आपका सबसे अंत में हमारा सोना का है क्रम जो है Au, है ना, याद रखिएगा। चलिए, तो 2-3 जो है उसका कमेंट आप कर सकते हैं, जो मैंने छोड़ा है आप कमेंट करिएगा, ऐसे मैं तो क्लियर कर ही दूंगा अंत में। चलिए आगे बात करते हैं धातु यौगिक। तो अब सोडियम की तो बात हो गई, मैग्नीशियम की बात होगी, कैल्शियम की बात होगी, ये तो हम पढ़ लिए। अब जो सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये तो पढ़ा चुका हूं, हो चुका है। इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ उपयोग, तो NaCl भोजन बनाते हैं, NOH से साबुन, कागज, डिजिटल, ये सब तो बनाते हैं, ये सब छोड़िए, ये सब अपना देख लीजिएगा पढ़े फिर। अब चलिए धातु और यौगिक से फिर से संबंधित है, उससे पहले सुन लीजिए एक बात कि मिश्र धातु और संगठन की बात करें तो एल्युमिनियम का आशा जो होती है उसमें एल्युमिनियम जो है 10% होता है और कॉपर जो है 90% होता है। अब देखिए,
ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन जो होता है ये मिश्र धातु है जिसमें एल्युमिनियम जो है 95% होता है, Mg जो होता है 0.5% होता है मैग्नीशियम, Cu जो होता है वो 4% होता है। ठीक है, Cu किसको कहते हैं भाई? कॉपर को कहते हैं, और किसको कहेंगे, है ना? और Mn जिसे बोलते हैं वो 0.5 होते हैं, याद रखिएगा। निकेलॉल जो होता है वो एल्युमिनियम में 90% होता है निकेलॉल में। Na जो होता है निकेल जिसे बोलते हैं 6% होते हैं, और कॉपर जो हमारा होता है 4% होता है Cu। अब देखिए मेमनालियम जो होते हैं एल्युमिनियम में 95 से 96% होते हैं। CuF मतलब कॉपर और आपका आयरन दोनों मिलाकर 2 से 3% होता है, और जो मैग्नीशियम है वो 2% होते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए मैग्नीज जो होते हैं Mn जिसे बोलते हैं मैग्नीज, इसकी बात करते हैं। मैग्नीज जो होते हैं इसमें पोटेशियम की बात करेंगे तो इसकी संख्या जो होते हैं मैग्नीज की, इसकी 25 होती है और द्रव्यमान संख्या 55 होता है। ठीक है, इसके आवर्त सारणी में देखा जाए तो समूह 7 में ये आपको दिखेगा, और इसका आवर्त जो देखा जाता है आवर्त सारणी में 4 और डी ब्लॉक में ये मैग्नीज आपको मिलेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है मैग्नीज का Mn का, इसका होता है Ar, याद रखिएगा, 3d5 और 4s² होता है, याद रखेंगे। इसका यौगिक देखें तो पोटेशियम पर मैग्नेट के रूप में होता है, याद रखिएगा, पर मैग्नेट के रूप में होगा, ये जरूर ध्यान रखेंगे। यह जो है पर मैग्नी अम्ल HMN4 का पोटेशियम लवण होता है, याद रखिएगा, मैग्नीज का यौगिक होता है। MnO2 जिसे पायरोलुसाइट बोलते हैं को जो है KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बोलते हैं, संगलित करते हैं, मिलाते हैं, करने के आप उसके विद्युत अपघटन ऑक्सीकरण द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इसकी तो हम बात कर लिए थे, गहरे बैंगनी रंग के और समचतुर्फलकीय होता है, ये सब हम जानते हैं। हम आप बात करते हैं आयरन की। आयरन मतलब इंडिकेट करते हैं हम Fe से, F और E से, याद रखिएगा। इसका परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाए ना तो 26 बताइएगा, किसका? आयरन का। और द्रव्यमान संख्या पूछा जाए आयरन का तो बताइएगा 56। क्लियर हो गया। यह जो है आयरन का आवर्त सारणी का अगर समूह पूछे तो समूह 8 बता देना है। और आवर्त का बात करें तो आवर्त में डी ब्लॉक में इसका तत्व है आयरन का, और 4 में है, आवर्त 4 और डी ब्लॉक, ऐसे याद कर लेंगे। और सुनिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पूछे आयरन का तो बताना है 1s², 2s², 2p6² कर दीजिएगा, 3s², 3p6 पावर बता देंगे, 3d पे 6, d पे 6 पावर है, 4s² याद रखना है, ये सब है, ये आयरन है। अब आयरन की बात करें तो फेरस सल्फेट की बात करें, FeSO4 की बात करेंगे। फेरस सल्फेट की बात करें तो याद रखिएगा आयरन में फेरस सल्फेट है, FeSO4 है। जल योजित फेरस सल्फेट की बात करें, FeSO4.7H2O है, को जो है हरा कशिश भी कहा जाता है, हरा कशिश भी कहते हैं। आयरन की बात करें तो ये हरा क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में शीघ्रता विलय हो जाती है या शीघ्र से मिल जाती है। आयरन की बात करें तो मोहर लवण की बात करेंगे, FeSO4.NH4 SO4.6H2O होता है। इसका रासायनिक नाम जो है फेरस अमोनिया सल्फेट है। यह एक जो है द्युक लवण है जिसे हम फेरस सल्फेट या अमोनिया सल्फेट के संतुपत जलीय विलयनों में मिलने पर प्राप्त होता है। तो संतृप्त कहिए, जलीय विलयन होते हैं, विलयन में जल में मिल जाते हो, विलयन में घुलनशील, मिलने से प्राप्त किया जाता है। ये आयरन का है जिसमें आयरन को फेरस सल्फेट, मोहर लवण, ये सब में आपको दिखेगा अलग अलग रूप में। अब कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर को हम Cu से इंडिकेट करते हैं, ये हम जानते हैं। कॉपर का देखा जाए तो यह एक संक्रमण तत्व है, मतलब बीमारी वाला तत्व है। इसे हम सोने और चांदी के साथ सिक्के धातु या मुद्रा धातु कह सकते हैं या कहा जाता है। तो कॉपर जो है सोना और चांदी के साथ तो ये होते ही हैं, मिले होते हैं। आप सोना जैसे चांदी है ना, उसी तरह आप कॉपर को भी रखिए, ठीक है।
और ये सिक्के के धातु में आपको दिखेगा, सिक्के में दिखेगा। मुद्रा बनाते हैं मतलब पैसा, याद रखिएगा। इसकी परमाणु संख्या कॉपर की पूछा जाए तो 29 है। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक 29 है, 29 है। और परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे या द्रव्यमान संख्या बोलिए तो 64 है, ठीक है, कॉपर का। और इसमें आवर्त सारणी की बात करें तो सारणी में समूह सबसे पहले देखिएगा, समूह जो है 11 समूह में आता है, 11वें समूह पर कॉपर आता है, ठीक है। और कॉपर की बात करें, आवर्त जो है इसका चौथा आवर्त है, डी ब्लॉक से संबंधित होता है कॉपर। जैसे हमारा आयरन था, आवर्त 4 डी ब्लॉक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर कॉपर की बात करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो AR 3D, डी पे पावर 10 है, 4 है तो 4 पे पावर S1 होगा, याद रखिएगा, मतलब S होगा, 4S बोलिएगा। अब कॉपर की बात हुई तो कॉपर सल्फेट याद कर लीजिए, CuSO4 याद रखिए, सल्फेट का SO4। यह जो है पीत हरा अस्लेट मतलब धूसर टाइप का सफेद रंग का चूर्ण होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रेट जो होते हैं, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट CuSO4 0.5 H2O, H2O का मतलब होता है जल, तो 5 H2O, तो ये जल का मिश्रण भी होगा इसमें। नीले रंग का यौगिक है, नीला थोथा भी इसे कहिए या नीला कशिश भी बोलते हैं, नाम से इसे हम जाना जाता है। यह एक विषैला पदार्थ है, जहरीला है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये कॉपर से ही संबंधित है। इसका उपयोग जो है ज्यादातर हम लोग कृषि, विद्युत में इस्तेमाल करते हैं, है ना, तार बनाने इस समय करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कॉपर की कुछ मिश्र धातुएं हैं, कॉपर की ही नहीं, मिश्र धातु बहुत सारी मिश्र धातुएं, यहाँ पे कॉपर लिख दिए हैं वो अलग बात है, इसे हटा दीजिए। मतलब कुछ मिश्र धातु जिसमें कॉपर मिलन होता है, ज्यादातर कॉपर मिला हुआ होता है, इसलिए कॉपर के कुछ मिश्र धातु दिया हुआ है एग्जाम्पल में समझने के लिए। तो सुनिए, ब्रास जिसे बोलते हैं, जिसे हम पित्तल बोलिए, पित्तल जो होता है उसमें Cu कॉपर जो है 70% होते हैं और जिंक जो है Zn जो होते हैं 30% होते हैं। क्लियर हो गया। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में ब्रॉन्ज किस कहते हैं, कांसा को कहते हैं, तो ब्रॉन्ज जो है कांसा को कहते हैं, तो कांसा को कहेंगे तो इसमें कांसा में कॉपर कितना है, 90% होता है, Cu 90%। एसिन कितना होता है, 10% होता है एसिन। अब एसिन किसको कहते हैं बता सकते हैं, ब्रॉन्ज है ना। अब एसिन का मतलब होता है टीन, टीन में जो है 10% आपको दिखेगा। जस्ता को, अब यहाँ पे देखिए गन मेटल की बात करते हैं, गन मेटल में कॉपर 88% है, एसिन मतलब टीन 10% है, Zn मतलब जिंक 2% है, याद रखिएगा। अब देखिए कौन स्टेंटन मतलब तार जिसका हम बनाते हैं, तार बनता है इसका, इसमें जो होते हैं Cu 60% होते हैं और निकेल जो है इसमें आपको 40% होते हैं। तो देखिए कांस्टेंट में बात करें तो जो हमारा तांबा और निकेल से मिलकर बनता है, तो ये हमारे लिए बिजली के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये भी बताया गया है। लेकिन तापमान के साथ जल्दी ये नहीं बदलता है, ये भी बात है। और याद रखिएगा कॉपर और निकेल इसमें मिला होता है, तो कॉपर 60% आपको दिखेगा और आपका 40% आपका निकेल रहेगा। अब देखिए बेल मेटल की बात करेंगे, तो बेल मेटल जो है, जो घंटी बनाते हैं, पित्तल का घंटी जिसमें बोलते हैं, या किसी भी बहुत सारा घंटियां बनता है, तो मान के चलिए बेल मेटल, बेल माने घंटी, घंटी का जो मेटल से घंटी बनता है उसमें कॉपर जो है 80% होते हैं, तांबा, और एसिन मतलब 20%, मतलब टीन आपका 20% मिलेगा। ये हो गए। अब जर्मन सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, ये तो आप जानते हैं, है ना। तो सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर में चांदी जैसा दिखता है, तो जर्मन सिल्वर में Cu जो है, कॉपर जो है, तांबा जो है हमारा 50%, Zn मतलब हमारा 35%, मतलब जिंक, और निकेल हमारा जो है 15% इसमें होता है। क्लियर हो गए। अब रोल्ड गोल्ड की बात करेंगे तो इसमें तांबा और एल्युमिनियम दोनों होते हैं, जिसे हम संश्लेषित सोना भी कहते हैं, रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड में कॉपर जो है 90% होता है
और एल्युमिनियम इसमें मिलाया होता है तो कितना होता है, 10% होते हैं। अब देखिए डेल्टा मेटल की बात करेंगे। तो डेल्टा मेटल जो होते हैं जिसमें हम नल उल का इस्तेमाल करते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं मेटल वाला जो नल लगाते हैं या लॉकर लगाते हैं। तो डेल्टा मेटल जो होता है जिसमें कॉपर जो होता है वो हमारा 60% होता है, और जिंक मतलब चेडेन जो होता है 38% होता है डेल्टा मेटल में, और लोहा होता है 2%। एफी को मतलब लोहा बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। अब देखिए जर्मन सिल्वर फिर आ गया, तो जर्मन सिल्वर को फिर से कर दीजिए। तो इसमें 50% कॉपर आपका आ गया, जिंक आ गया 35%, निकल आ गया 15%, रोड गोल्ड भी आपका 90, एल्युमिनियम मिक्स है, डेल्टा 60 और 38 2%। देखिए मुंज मेटल में देखें तो मुंज मेटल जो होता है उसमें कॉपर 60% होते हैं और जिंक आपका 40%। इसमें भी मुंज मेटल में मोनेल मेटल जो होता है इसमें आपको 70% कॉपर और 30% निकल मिलकर बनते हैं। डच मेटल में आपको कॉपर और जिंक ही मिले होंगे, याद रखिएगा। चलिए, इस सब से सस्ता आभूषण बनता है डच मेटल से, और आप चाहें तो इससे भी याद कर सकते हैं। मोनेल मेटल से क्या बनता है, क्षार का जो प्रतिरोधक कंटेनर जो कहते हैं वो बनाए जाते हैं। और मुंज मेटल से आपका सिक्का बनता है, ट्यूब्स बनते हैं, ढलाई होते हैं उससे, है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। अब देखिए धातु कर्मों की अगर हम बात करें तो इसमें आप आगे और पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे में मान लीजिए कि धातु कर्म में क्या होता है, इसमें होता है अयस्कों से धातु पृथक्करण में, मतलब पृथक्करण में प्रयुक्त होने वाली संपूर्ण वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। यह प्रक्रिया तीन प्रकार की होती है। यह प्रक्रिया तीन प्रकार की होती है। एक तो हाइड्रो मेटल जरी होता है, मेटल जरी बोलते हैं। आप चाहे इसे आप अपने ढंग में धातु कर्म बोल सकते हैं, या आप इसे हाइड्रो मेटेलर्जी बोल सकते हैं, मेटलर्जी बोल सकते हैं, या मेटेलर्जी बोल सकते हैं। आप अपने ढंग में कई प्रकार से इसके उच्चारण कर सकते हैं। अर्थात इसका मतलब होता है जलीय माध्यम में निष्कर्षण होना, जलीय माध्यम के तहत होता है, जल के द्वारा। जैसे इस विधि में अयस्क को जल या उपयुक्त जो विलय होते हैं, मतलब जल और रसायन में घोल को कहते हैं, जो कि धातु को घोल से अलग किया जाता है। तो ये आपका जो मिलकर निकलेगा ये शुद्ध धातु निकलता है, जल के साथ मिश्रण हो गया। उदाहरण के लिए Au, Ag, Cu, कॉपर मतलब Eu, ये सब का ले सकते हैं। अब पायरो धातु कर्म जिसे हम पायरोमेटेलर्जी बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि ऊष्मा का उपयोग करके हम इसका निष्कासन करते हैं, शुद्ध धातु निकालते हैं। जैसे जल के माध्यम से हम समझ गए, जल का मतलब हाइड्रो, हाइड्रो मतलब जल, हाइड्रो धातु कर्म, पायरो धातु कर्म जिसे हम मेटेलर्जी बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए पायरो की बात करेंगे तो इस विधि में जो अयस्कों को उच्च ताप पर गर्म करके धातु को प्राप्त किया जाता है। इसमें गलनांक जो होते हैं, गलनांक के रूप में करते हैं, वर्जन मतलब रोस्टिंग के रूप में करते हैं, अपचय के रूप में करते हैं, ठीक है, कूट कर, पीस कर, गला कर बनाते हैं, है ना, समझ गया, चूर्ण बनाकर ऐसे बोले, जिसमें लोहा, जिंक, आपका लीड, कॉपर, टीन सब आ जाते हैं, धातु हैं। अब अंतिम है इलेक्ट्रोमेटेलर्जी, मतलब इलेक्ट्रो धातु कर, जिसका उपयोग हम विद्युत के उपयोग द्वारा निष्कर्षण करते हैं, विद्युत द्वारा ही निकालते हैं। जैसे कैथोड पर धातु का जो निक्षेपण होता है, जिसमें एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब आपके उपयोग विधि है। चलिए आगे बताते हैं, आगे इसकी परिभाषा जानिए कि इस विधि में विद्युत धारा का उपयोग करके अयस्कों या उनके यौगिकों से धातु को निकाला जाता है। इसे ही विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है, मतलब विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम को रखिए, सोडियम को रखिए, पोटेशियम को रखिए, मैग्नीशियम को रखिए, कैल्शियम को रखिए, है ना, Al, Na, K, Mg, Ca। चलिए अब धातु कर्म के प्रयोग
में आने वाले जो शब्द हैं जैसे खनिज हैं, अयस्क हैं, ओरिस बोलते हैं, ऑरेंज, ऐसे याद करने के लिए, और भी बोल सकते हैं, ऑरेंज कर दीजिए। मिनरल खनिज है, जिसमें पट्टी की बात करते हैं, में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हो उसे ही खनिज कहते हैं। मतलब कि बॉक्साइड और कर्नेलाइट। बॉक्साइड हो गया, कर्नेलाइट हो गया। और सुनिए, अयस्क की बात करें, अयस्क में उदाहरण लीजिए, आयरन पायराइट अयस्क के रूप में उपयुक्त नहीं है। हीमेटाइट, याद रखिएगा, आयरन के अयस्क हैं। तो खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण विभिन्न पदों द्वारा लाभदायक रूप से किया जाता है उसे हम अयस्क कहते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज हैं, ये बात ध्यान रखना है। अब सुनिए, जैसे आयरन पायराइट आयरन का खनिज है, लेकिन इसे अयस्क के रूप में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि इसे आयरन का निष्कर्षण बहुत महंगा होता है। अयस्क तो महंगा होता है ना भाई, है कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं, गन्स की बात करते हैं, जो तोड़ फोड़ के बुकनी बुकनी करके बनाते हैं, मिट्टी बालू पत्थर जैसे, है ना। तो अयस्क समानता मृदा और अवांछित जो पदार्थ हैं द्वारा जो संदूषित कहिए, जिन्हें हम गैंस कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई मेटल से उसे अलग करते हैं, अलग करके जो पदार्थ निकलते हैं उसे ही हम गैंस कहते हैं, बुरादा कह सकते हैं। मिट्टी बालू पत्थर, है ना, आप देख सकते हैं। तो ये सिंपल था तीसरा, इसको जरूरी नहीं पढ़ना। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं कुछ प्रमुख धातुओं के अयस्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना आवश्यक है। और इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, उसके बाद में जो है इस धातु को हम छोड़ देंगे, क्योंकि इस धातु के बाद हम ऑनलाइन में पढ़ा देंगे, है ना। तो सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लीजिए, सोडियम को ले लीजिए। मान लीजिए तत्व में सोडियम को ले लीजिए, सोडियम को Na से इंडिकेट करते हैं, ये आप जानते हैं, है ना। तो Na से इंडिकेट करते हैं, तो देखिए चिल्ली साल्ट पीटर, ये सोडियम का अयस्क है। साधारण नमक या ब्राइन, ये सोडियम का अयस्क है। सोडियम कार्बोनेट, ये तो सोडियम का अयस्क होगा ही। अब चिल्ली साल्ट पीटर में, जो चिल्ली खाते हैं साल्ट पीटर है, सोडियम है, इसमें सोडियम का अयस्क का नाम है, मतलब NaNO3 है। ये हो गए। साधारण नमक को NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं आप। सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3.10H2O बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र याद रखिएगा, Na2CO3.10H2O होगा। आगे चलेंगे, एल्युमिनियम की बात करेंगे। एल्युमिनियम बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरंडम, फेल्सपार या डायस्पोर, ये सब जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड की बात करें तो Al2O3.2H2 है। क्रायोलाइट में Na3Al F6 है। कोरंडम की बात करें तो Al2O3 है। फेल्सपार की बात करें तो KlSi3O8 है। डायस्पोर की बात करें तो Al2O3.H2O है। यही है एल्युमिनियम। बात करें पोटाशियम, पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम को K बोलते हैं, जिसमें हम नाइट्र या पोटाशियम नाइट्रेट बोलते हैं, जिसे हम सूत्र KNO3 बोलते हैं। पोटाशियम क्लोराइड को KCl बोलते हैं। कार्नेलाइट, ये सब पोटाशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट, जैसे KCl.MgCl2.6H2O। आप जानते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम मतलब पोटाशियम क्लोराइड है, और जल का तो मिश्रण होगा ही, उससे बनता है हमारा कार्नेलाइट बनता है, जिसे हम पोटाशियम कहते हैं, मतलब पोटाशियम का अयस्क है। अब एक होता है पोटाशियम कार्बोनेट। पोटाशियम कार्बोनेट जो है अयस्क है, जिसका सूत्र है K2CO3, क्योंकि CO3 कार्बोनेट ऐसे याद रखेंगे। मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम को Mg से इंडिकेट करते हैं। इसका मुख्य रूप से अयस्क 3 ज्यादा है, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और
एप्सोमाइट होते हैं। मैग्नीसाइट जो होते हैं MgCO3 होते हैं। डोलोमाइट जो होते हैं MgCO3.CaCO3 होते हैं। एप्सोमाइट मतलब MgSO4.H2 होते हैं, 7H2O होते हैं। कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्साइट होते हैं, अफ्यू उस्पा पार होते हैं, उस्पा पार होते हैं, मतलब CaFeF2 बोलिए, CaF2 कैल्शियम का अयस्क है। कैल्साइट जो है CaCO3, ये सब भी हमारा कैल्शियम का अयस्क होता है। इसमें देखिए कॉपर की बात करें, Cu से इंडिकेट करते हैं। कॉपर का अयस्क जो है हमारा क्रूपाइट होते हैं, जिसे Cu2O होता है। कॉपर गलनांश जिसे Cu2S होता है। कॉपर पायराइट्स या चलकोपायराइट जिसे CuFeS2 होता है। मेलेकाइट जो होते हैं CuOH2 CuO3 होते हैं। एजुराइट जो होता है CuOH2.2 CuCO3 होते हैं। आगे चलेंगे, सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर जो होते हैं Ag। अब सिल्वर के सूत्र की बात करें तो 3 होते हैं, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और आपका अंजेटाइट। रूबी सिल्वर जो होते हैं 3Ag2S.Sb2S3 होते हैं। हॉर्न सिल्वर या अयस्क है सिल्वर का, जैसे AgCl बोलते हैं। आप इसे Ag या सिल्वर क्लोराइड भी बोल सकते हैं। Ag मतलब सिल्वर समझ गए, चांदी को बोल सकते हैं। अजेंटाइट Ag2S बोल सकते हैं। जिंक का अगर देखें अयस्क तो जिंक ब्लेंड ZnS बोलिए, कैलेमाइन ZnCO3 बोलिए, जिंकाइट ZnO बोलिए, विलेमाइट ZN2SiO4, ये होते हैं जिंक का। और सुनिए मरकरी की बात करेंगे। मरकरी का एक ही इंपॉर्टेंट होता है, वो है सिनेबार, HgS अयस्क होते हैं। गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड को हम Au से बात करते हैं, सोना को Au से इंडिकेट करते हैं। इसके अयस्क भी 2 इंपॉर्टेंट है, कैल्वेराइट और ऑरिक क्लोराइट। ये 2 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेड की बात करें, सीसा की बात करेंगे। मरकरी तो हम पारा को जानते ही हैं, सिनेबार होता है, लेकिन लेड मतलब होता है क्या पता है? सीसा। अब मरकरी को पारा बोलते हैं, लेड को शीशा बोलते हैं। तो गैलेना PbS ये हमारा अयस्क है लेड का। सीडूसाइट ये है PbCO3, ये भी हमारा लेड का अयस्क है। आप देख सकते हैं पिक्चर बगल में आपको दे दिया गया है। इसी तरह आयरन, यूरेनियम, थोरियम आप समझ सकते हैं। आयरन का भी आप देख ही लीजिए। आयरन का अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न होता है और इंपॉर्टेंट होता है। तो आयरन को Fe से इंडिकेट करते हैं। इसका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, लिमोनाइट, आयरन पैराइट, कॉपर पैराइट, ये सब आते हैं। CuFeS2 जो है कॉपर पैराइट का है। आप देख सकते हैं कि आयरन का अयस्क है। आयरन का अयस्क को हम याद रखिएगा, हेमेटाइट मतलब होता है Fe2O3 होता है। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम में मुख्य रूप से एक आप जो है जिसे हम केरेनाटाइट बोलते हैं। याद रखिए यूरेनियम को यू से इंडिकेट करते हैं, जिसे पिच ब्लेंड भी बोलते हैं। और सुनिए थोरियम की बात करेंगे। थोरियम जो है उसे मोनाजाइट बोलते हैं। थोरियम को मोनाजाइट बोला जाता है। ये तो आप समझ गए। और चलिए वन लाइनर तत्व को हम समझते हुए चलेंगे और क्लियर कर देंगे और खत्म कर देंगे, क्योंकि इसके बाद है नहीं। तो देखिए वन लाइनर हम तथ्य पढ़ते हैं और ये धातु हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे सवाल है पारा, पारा को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, बस पारा लिक्विड में होता है। धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, ये आप जानते हैं। एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। Na मतलब सोडियम,
और के माने पोटाशियम। जैसे क्षार जो है धातुएं जल के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, और ये सही बात है सोडियम और पोटाशियम। उसके बाद सबसे कम होता है सोना, याद रखिएगा Au। सोडियम थायोसल्फेट को हम हाइपो के नाम से जानते हैं। सही बात है, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो के नाम से जानते हैं। सोडियम जो थायोसल्फेट है उसका सूत्र होता है Na2H2O3.10H2O होता है, याद रखिएगा। जल में जो है MgOH2 के निलंबन को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, याद रखिए। एल्यूमिनियम कार्बाइड जो है Al4C3 को जो है मेथा नाइट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गए। सोडियम थायोसल्फेट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे 4 पॉइंट। यहाँ पे है स्टील, लोहा और कार्बन का जो है मिश्र धातु, जिसका व्यापक रूप में निर्माण किया जाता है, जो कि छड़ हम कहते हैं, जो कि स्टील लोहा भी कहते हैं। और सुन सकते हैं कि धातुओं ने चांदी Ag जिसे बोलते हैं, जिसे सिल्वर बोलते हैं, कि विद्युत और तापीय चालकता सबसे अधिक होती है, ये याद रखेंगे। अब देखिए चुंबक का पृथ्वीकरण का कीजिए। चुंबक पृथ्वीकरण का उपयोग जो है, यहाँ पे वन लाइनर चल ही रहे हैं तो ये भी देख लीजिए। चुंबकीय पृथ्वीकरण का उपयोग चुंबकीय अयस्कों जैसे मैग्नेटाइट को जो है विचुंबकीय गैंग से अलग करके या अलग करने के लिए किया जाता है। चुंबकीय पृथ्वीकरण किया जाता है, सेपरेशन जिसे बोलते हैं। और सुनिए झांस प्लवन, फ्लोटिंग जिसे बोलते हैं, फ्लोटिंग जो तैरता है। तो झाम या झाग टाइप का बोलिए। प्लवन का उपयोग जो है सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित करने के लिए किया जाता है, मात्रा को बताने के लिए किया जाता है, स्पष्ट करने के लिए। अब निछालन, निछालन जो होता है लीचिंग जिसे बोलते हैं। ये निछालन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उपयुक्त विलायकों में विलीय करके निकाला जाता है। ये होते हैं मंडल परिसंस्करण, परिसंस्करण बोलिए, परिसंस्करण, जिसे जोन रिफाइनिंग बोलेंगे। रिफाइनिंग ऐसे बोलते हैं, रिफाइनिंग माने होता है परिसंस्करण, रिफाइनिंग बोल दीजिए। तो मंडल परिसंस्करण या जोन रिफाइनिंग का उपयोग जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे अर्धचालक को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ये हमारे धातु का कुछ भाग है। अगर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब जो है आपका फिजिक्स का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे मैं थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा या पढ़ा दूंगा, और फिर अब जल्द आ रहा है वन लाइनर जो कि आपको इसी तरह हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सिखाएगा। तो तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत।